हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आपका गॉस थ्योरम। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि गॉस थ्योरम क्या होता है, ठीक है, किस चीज़ से रिलेटेड होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है और बोर्ड के अंदर इसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और सीबीएसई बोर्ड के अंदर हर साल गॉस थ्योरम के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीबीएसई बोर्ड की दृष्टि से। तो चलिए समझते हैं कि गॉस थ्योरम क्या होती है। लेकिन गॉस थ्योरम को जानने के पहले हमको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा जो होता है आपका एरिया वेक्टर। हमने आज तक पढ़ा है कि एरिया तो हमारा क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये फिर एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है इसको अपन यहाँ पर समझते हैं। देखिए, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती है जहाँ पर सिर्फ सरफेस के एरिया के ऊपर चीज़ें डिपेंड नहीं होती है, इस बात पे भी डिपेंडेंस होता है कि एरिया का ओरिएंटेशन कैसा है। ओरिएंटेशन कैसा है इसका मतलब क्या कि अगर मान लीजिए इस डस्टर को मैंने ऐसा रखा, ठीक है, तो हमारी जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू कुछ अलग आएगी। इसको अगर इस तरह से रखा तो वैल्यू कुछ अलग आएगी। एक एग्जांपल से यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक पाइप है और इस पाइप के अंदर क्या कर रहा है आपका वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक हमारे पास जाली है और उस जाली को हमको इसके अंदर लगाना है, ठीक है। तो जाली को हमको कुछ इस तरह से लगाना है कि हमारा जो वाटर है वो क्या हो, यहाँ से मैक्सिमम पास हो उस जाली के अंदर से। तो देखिए, एक जाली है मेरे पास, उस जाली को उठाकर मैंने यहाँ पर क्या लगाया, इस तरह से लगाया। देखो, अगर मैं इस तरह से लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि जो भी पानी यहाँ से एंटर हो रहा है वो सारा का सारा क्या होगा, आपका इस जाली के अंदर से पास होगा ना, ठीक है। नाउ सेम साइज की जाली को मैंने लिया और इस जाली को अगर मैंने ऐसा रख दिया, मान लो पैरेलल टू दी फ्लो, मतलब पानी ऐसा जा रहा है आपका, ठीक है, और जाली को मैंने ऐसा लगा रखा है परपेंडिकुलर, तो सारा का सारा पानी इस जाली में से पास होगा। लेकिन पानी ऐसा फ्लो कर रहा है और मैंने जाली को इसके पैरेलल रखा, तो इस जाली में से कोई पानी फ्लो करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं करने वाला। इसका मतलब क्या है कि इस जाली के अंदर से जो वाटर का फ्लो है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इस जाली को हमने कैसा रखा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इस जाली को हम लोगों ने ऐसा रख दिया, एंगल बनाकर इस तरह से हम लोगों ने इसको रखा। तो अगेन आप देखो, एंगल जब बना है तो पहली वाली जो जाली है वो इतना एरिया कवर कर रही थी, सेकेंड वाली जो जाली है वो सिर्फ इतना एरिया कवर कर रही, मतलब इस एरिया का जो वाटर है वो क्या होने वाला है, इसके अंदर से पास होने वाला। तो मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें तो यहां से हमको एक चीज समझ में आई कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती है जहां पर एरिया तो देखो तीनों प्लेट्स का क्या है, सेम है, तीनों रिंग्स का एरिया क्या है आपका, सेम है। लेकिन यहां पर हम लोगों ने तीनों का ओरिएंटेशन अलग रखा और हमने देखा कि ओरिएंटेशन अगर अलग है तो तीनों के अंदर से जो क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी हमारी यहाँ पर वाटर का फ्लो, वो तीनों में से क्या होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि एरिया को किस तरह से रखा है, प्लेट को किस तरह से रखा है, सरफेस को किस तरह से रखा है, इस बात पर भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या कर सकती है, डिपेंड कर सकती है। तो यहां पर हमको जरूरत होती है कॉन्सेप्ट लाने की जो हमको क्या करे, एरिया का ओरिएंटेशन बताए। और उस ओरिएंटेशन को बताने के लिए हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट लाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर देखो कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये हमारे पास एक एरिया है, एरिया क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। हमको यहाँ पर क्या लिखना है, एरिया को वेक्टर क्वांटिटी, तो ठीक है। मान लीजिए कि इस सरफेस का एरिया कितना है, ds, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, ds वेक्टर। एरिया वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ds वेक्टर। और हमको पता है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए, एक तो उसका मैग्नीट्यूड। तो इस एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है आपका, ds, तो ये लिखा हमने मैग्नीट्यूड, इनटू इसके साथ हम क्या लगा दें, इसकी डायरेक्शन। अब ये जो एरिया है ना, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए एरिया वेक्टर एक कॉन्सेप्ट होता है जहां पर हम एक वेक्टर एज्यूम करते हैं जो कि क्या होता है, हमारे एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो भी हमारा सरफेस है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर, ठीक है। और इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा जो यूनिट वेक्टर होता है वो कितना होता है, एन कैप। एन कैप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वेक्टर है ये क्या है, इस सरफेस से नॉर्मल। तो यहाँ पर अगर मेरे को एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसा लिखूंगा, इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। अब वापिस से यहाँ पर आते हैं। मान लीजिए जाली को हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा लगा रखा है, ऐसा लगा रखा, तो इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फ्लो है अगर उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर आता है तो उस केस में हमारा यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम वाटर इसके अंदर से फ्लो करेगा, ठीक। सेम चीज अगर हम यहाँ पर लें इस वाले में, तो यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, सरफेस की डायरेक्शन, ये फ्लो की डायरेक्शन, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना वो यहाँ कहीं आएगा, ये ऐसा ऐसा, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या आ गया, एंगल। ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लो को, ठीक है। ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लो को, और ये आपका क्या है, एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैक्सिमम से कम वाटर इसके अंदर से फ्लो करेगा। और तीसरा जो केस है उसमें अगर आप देखो तो इसका एरिया वेक्टर कैसा आएगा, ये। तो जिस डायरेक्शन में फ्लो है उससे अगर 90 डिग्री के ऊपर क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा,
तो इस केस में आपका जो वाटर है इस जाली में से कितना फ्लो करेगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो करेगा। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है और इसकी नीड क्यों होती है। एक सिंपल सा वेक्टर है जिसमें हम एरिया की ओरिएंटेशन को बताते हैं, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जहां पर हमको एरिया का ओरिएंटेशन जानना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या होता है, एक लाइन में अगर हमको इसको याद रखना है, ठीक है, ये तो सब आपको समझाने के लिए इतनी पूरी रामायण करी अपन ने, एक लाइन में याद रखना है। तो एरिया वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया के बराबर होगा एंड डायरेक्शन क्या होगी, 90 डिग्री टू दी सरफेस, दैट्स इट। नाउ एरिया वेक्टर अब अपन ने पढ़ लिया, अब अपने को गॉस थ्योरम पढ़ना है। गॉस थ्योरम जो होती है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या करती है, कमेंट करती है। तो फ्लक्स को जानना हमारे लिए जरूरी है और फ्लक्स एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो यहां पर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है। तो चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग समझते हैं, ठीक है। बहुत ही डिटेल में हम लोग चीज़ों को समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए कोई मजाक नहीं होता है किसी सब्जेक्ट को पढ़ना और उसको समझना, ठीक है। अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ों को पढ़ेंगे, रटेंगे, ठीक है, तो चीज़ें हमको उतनी बेटर वे में समझ में नहीं आएगी। तो जब भी हमको किसी चीज़ को लर्न करना है, सीखना है, तो हमको उसके एंड डेप्थ के अंदर जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं किसका कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए मैं वापस से आपको इस डायग्राम के ऊपर लेकर आता हूँ। ये हमारे यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, आपका वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है इसके अंदर से, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैंने जाली को यहाँ पर क्या कर रखा है, इस तरह से लगा रखा है, मतलब कि जैसा आपका वाटर जा रहा है उससे जस्ट 90 डिग्री के ऊपर हमने क्या लगा दी, जाली। तो इस केस में यहाँ से क्या होगा, मैक्सिमम वाटर फ्लो करेगा, ये हमको पता है। इसको अगर हमने किसी अदर एंगल पर लगाया तो वाटर कम पास होगा, एंड अगर पैरेलल कर दिया तो वाटर कितना पास होगा, 0, ठीक है। अब ध्यान से समझो यहाँ पर कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स का मतलब होता है कितना वाटर पास हो रहा है इस जाली के अंदर से। जितना वाटर इस जाली के अंदर से पास होगा वही हमारे यहाँ पर क्या होने वाला है, फ्लक्स होने वाला है। उसको हमने क्या बोला यहाँ पर, फ्लक्स, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर जितना भी यहाँ पर पास होगा इस जाली के अंदर से उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स। अब देखिए सबसे ज्यादा वाटर कब पास हो रहा है, जब हमने इसको क्या रखा, इससे परपेंडिकुलर। इट मीन्स कि जब भी आपका जाली जो है, सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर है किससे, वाटर के फ्लो से, उस केस में इसके अंदर से क्या होगा, मैक्सिमम वाटर फ्लो करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स होने वाला है। अब अगर यहाँ पर हम देखें कि जो फ्लक्स है, ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है जो इस जाली में से पास हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहली चीज तो वो डिपेंड करेगा इस वाटर की स्ट्रीम की स्पीड पे। जैसे फॉर एग्जांपल एक केस में आपका वाटर जो 5 लीटर पर सेकंड जा रहा है, एक केस में जा रहा है आपका 10 लीटर पर सेकंड। तो डेफिनेटली इस वाले केस के अंदर ज्यादा वाटर क्या करेगा, पर सेकंड इस जाली से फ्लो करेगा, ठीक है। सेकंड वो डिपेंड करेगा इस जाली के एरिया के ऊपर। मान लीजिए कि जो जाली है इसकी साइज को मैंने छोटा रखा, ठीक है, लगा 90 डिग्री पे रखी, लेकिन जाली की साइज को मैंने क्या रखा, छोटा रखा। तो जाली की साइज अगर आपकी छोटी है तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स जो होगा वो कम होगा। एंड तीसरा डिपेंड करेगा डेफिनेटली इसके एंगल के ऊपर, ठीक है, कि एंगल अगर यहाँ पर क्या है आपका चेंज करा हम लोगों ने, जैसे 0 एंगल कर दिया, तो चाहे इसका सरफेस एरिया कुछ भी हो, ठीक है, वाटर की स्पीड कुछ भी हो, फ्लक्स कितना होने वाला है, 0, ठीक। नाउ इसको अब अपन समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म्स में। तो देखो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस held inside an electric field represent the total number of lines of forces crossing the surface in the direction normal to the surface। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा किसी भी सरफेस से वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके अंदर से टोटल कितनी नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रही है, पास हो रही है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में, डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। अब ये नंबर ऑफ लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, इसको हमने एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवर किया है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसको देख लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो, और पता है तो यहाँ पर हम लोग वापस से आ जाते हैं। तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है सरफेस में से किस डायरेक्शन में, नॉर्मल टू दी सरफेस, ठीक है, ये हमको निकालना है, ठीक है। चलो देखते हैं। ये हमारा मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, ये डिफाइन करता है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस आपकी क्या होगी, पास होगी। हमने पढ़ा था कि जितना लाइंस अगर जितनी पास है उतनी ज़्यादा वहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंटेंसिटी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़्यादा, इधर कहीं पर एक पॉइंट है तो इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। जैसे यहाँ पर वाटर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, वाटर के फ्लो रेट से। सेम वे में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डिफाइन करेगी कितना आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस फ्लो कर रही है। तो देखो जैसा यहाँ पर वाटर था वैसे यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से लग रही है, और यहाँ पर हमने एक सरफेस लगा दिया, ठीक है। तो लेट्स से कि जो सरफेस है आपका, इसका जो एरिया वेक्टर है वो 90 डिग्री टू द सरफेस है। तो इस सरफेस से 90 डिग्री पर हमने क्या बना दिया, एरिया वेक्टर, और लेट्स से कि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा। अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो फ्लक्स है वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग द सरफेस इन नॉर्मल डायरेक्शन। नॉर्मल डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में ds लग रहा है उस डायरेक्शन में जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें से पास होगी
उसको ही हम लोग क्या बोलने वाले हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसे निकालें, देखो ध्यान से, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लग रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये आपका क्या है ds। अब देखो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स जो होगा ना वो होगा नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग दिस सरफेस इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, ds की डायरेक्शन में। तो अगर मैं इस E के दो कंपोनेंट निकालूं, ध्यान से समझो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर हम दो कंपोनेंट निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, कौन सा आएगा आपका E cos थीटा, ठीक है, वेक्टर रिजोल्यूशन से, और एक आएगा इस ds से बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर, कौन सा E sin थीटा। अब ये जो देखो E sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो क्या है हमारे ds से 90 डिग्री पे। ds मतलब क्या है, ये देखो ये आपका ds था, यहाँ पर देखो ये ds है, ठीक है। तो E का वो कंपोनेंट जो ds से 90 डिग्री पर है, इसकी वजह से फ्लक्स कितना होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ तो कोई भी लाइंस पास नहीं होती। सेम वे में इसकी वजह से फ्लक्स कितना हुआ, जीरो। तो फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका ds के ऊपर, ठीक है, एंड E cos थीटा के ऊपर, क्योंकि cos थीटा वाला किस डायरेक्शन में आ रहा है, ds की डायरेक्शन में। तो ये अगर मेरा ds है तो इसी डायरेक्शन में आपका क्या आएगा, E cos थीटा, सिंपल। तो यहां पर अगर मेरे को फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना है, अगर मेरे को यहां पर क्या करना है, फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना है, तो लेट्स से कि एक स्मॉल सरफेस एरिया के लिए हमारा जो फ्लक्स है वो कितना है, d5, ठीक है। फ्लक्स किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, E cos थीटा, बिकॉज E cos थीटा जो होगा हमारा वो किस डायरेक्शन में आएगा, नॉर्मल की डायरेक्शन में आएगा सरफेस से, ठीक है ना। मतलब कि सरफेस वेक्टर की, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या है कि सरफेस जो है हमारा उससे नॉर्मल डायरेक्शन में हमारा क्या आएगा, E cos थीटा, ठीक। सेकंड वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेफिनेटली ds के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ds क्या है, सरफेस एरिया। एरिया जितना बड़ा होगा, देखो इस फील्ड में जितना बड़ा एरिया रखूंगा उतनी ज्यादा लाइंस क्या होने वाली, उसके अंदर से पास होने वाली। तो सेकंड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका ये ds के ऊपर। इन दोनों फैक्टर को अगर हम कंबाइन करें तो हमारा देखो d5 कितना आ रहा है, E ds cos थीटा। क्या E और ds दोनों वेक्टर क्वांटिटी, क्या बिल्कुल है। E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ds क्या है, सरफेस एरिया वेक्टर। तो यहां पर अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, क्या E डॉट ds चलेगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करो कि जो d5 है वो हमारा क्या आ रहा है, E डॉट ds। E डॉट ds, तो हमको पता है कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। इट मीन्स कि हमारा जो फाई है, फ्लक्स जो है वो क्या होगा, आपका एक स्केलर क्वांटिटी यहाँ पर होने वाला है। ये तो बात हुई आपका क्या, d5 की। d5 क्या है कि स्मॉल एरिया के लिए, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास टोटल एरिया है तो हमने इसका एक स्मॉल पार्ट कंसीडर करा और उसके लिए हमने क्या निकाला, फ्लक्स निकाला। अब अगर हमको टोटल फ्लक्स निकालना है तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास मैथ्स के अंदर एक टूल है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सम्मेशन कर सकते हैं। सम्मेशन का मतलब क्या है, इस एरिया को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, सभी के लिए हम लोगों ने फ्लक्स निकाला और एंड में सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इस टूल को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन। तो इसके बोथ साइड अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ d5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। तो हमको जो टोटल फ्लक्स है, ठीक है, वो क्या होगा आपका, इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। यहाँ से अगर मैं d5 का इंटीग्रेशन करूँ तो कितना होगा, 5, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर मैंने एक सर्कल लगा रखा है इंटीग्रेशन के अंदर। सर्कल का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक हम क्लोज सरफेस के लिए बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्लोज सरफेस के लिए बात कर रहे हैं। एक टोटल आपका जो फुल सरफेस होगा उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। या अभी के लिए आप इसको हटा दो, चाहो तो अभी के लिए आप इसको हटा दो। अभी के लिए आप यहाँ पर सिंपली S लिख लो। S मतलब जो भी सरफेस है उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फ्लक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, हम तो गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं, ठीक है। गॉस थ्योरम तो अभी तक आई नहीं सर। गॉस थ्योरम जो होती है एक थ्योरम होती है जो हमको इस फ्लक्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन देती है। गॉस थ्योरम एक थ्योरम है जो हमको इस फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। देखो कन्वेंशनल वे से अगर हम फ्लक्स निकालने जाते हैं तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए, हमको E पता होना चाहिए, हमको ds पता होना चाहिए, हमको इन दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए, हमको वेक्टर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है। वेक्टर को अप्लाई करना हमको आना चाहिए, इंटीग्रेशन हमको आना चाहिए। तो बहुत सारा झमेला है फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो गॉस थ्योरम हमको बोलती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम बिना इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने, बिना ds को जाने, इन दोनों के बीच के एंगल को जाने, क्या हम फ्लक्स निकाल सकते हैं क्या। तो इसका जवाब हमको कौन देते हैं, गॉस थ्योरम देते हैं। और वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। और उन्होंने अपनी एक जो थ्योरम दी है फ्लक्स को निकालने के लिए, उसको अभी हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, चलिए गॉस थ्योरम को समझते हैं। तो गॉस अंकल ने हमको क्या बोला, इन्होंने कहा है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड। इन्होंने क्या बोला कि एक अगर मान लीजिए हमारे पास क्या एक सरफेस है जो कि क्या ऐसा एक क्लोज सरफेस है। सबसे पहली चीज तो
ये जो होता है वो सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। तो इन्होंने क्या बोला कि एक क्लोज सरफेस है और एनक्लोजिंग कर रहा है किसको, चार्ज को, मतलब कि कुछ चार्ज आपका जो है लेट्स से यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज क्या इस सरफेस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट है, क्लोज सरफेस है जिसके अंदर क्या है कुछ चार्ज रखा हुआ है, तो इस सरफेस से जो फ्लक्स होगा, इस सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम्स होगा टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो ये देखो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना, 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, चार्ज कितना अंदर यहाँ पर क्यू, ठीक है। ये आपका क्या हुआ यहाँ पर फ्लक्स का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये फॉर्मूला आया कैसे, क्या इन्होंने ये हवा में बात करी क्या, बिल्कुल नहीं करी। कैसे समझते हैं, देखो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या बोलता है फ्लक्स का, फाई ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टैंडर्ड फार्मूला फ्लक्स का क्या बोलता है कि ये जो होगा आपका वो कितना होगा, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। मतलब कि आपका जो फ्लक्स होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ई के ऊपर डिपेंड करेगा, डी एस के ऊपर और दोनों के एंगल के ऊपर, ठीक है। नाउ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, ये क्या है इसको समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो चार्ज से जनरेट होती है, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज होगा उतनी स्ट्रॉन्ग क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, कोई चार्ज रखा हुआ है हम लोगों ने प्लस क्यू, तो हमको पता है कि प्लस चार्ज से क्या होती है बाहर की तरफ लाइंस निकलती है, मतलब कि ये जो लाइंस होगी आपकी वो क्या हो रही होगी, इस तरह से यहाँ पर निकल रही होगी, ठीक है। अब ये जो लाइंस है ना कितनी निकल रही है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है। मतलब कि जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है ना, ये एक्चुअल में आपका डिफाइन करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंस को हटाकर डायरेक्टली बात कर ली किसके टर्म्स में, चार्ज के टर्म्स में। इन्होंने बोला कि हमको इतना कुछ झमेला करने की जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स जो है उसको डायरेक्टली चार्ज के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो कोई वेक्टर वगैरह कुछ भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, डायरेक्टली हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई आपकी कितना, क्यू अपॉन में ε0। अब अगर मान लीजिए ये आपका क्या है, ये तो अपने को गॉस ने बोला, ये अपने को क्या बोला स्टैंडर्ड डेफिनेशन से। अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो हम क्या कैसा लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज सिंपली इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ε0, ठीक है, क्यू अपॉन में ε0। अभी अपन इसका प्रूफ भी करेंगे कि क्या ये आता है एक्चुअल में या नहीं आता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, चार्ज। तो इन्होंने क्या करा, डायरेक्टली चार्ज के टर्म्स में ही क्या कर ली, इन्होंने बात कर ली। हम बिचौलिए को यहाँ से हटा देते हैं डायरेक्टली, जिससे जिसका रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका रिलेशन डायरेक्टली इन्होंने क्या करा, जो चार्ज जो सोर्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है उसी के टर्म्स में इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट किया। और इसी थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम। ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है दोस्तों हमारे लिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है पूरे चैप्टर के अंदर, वहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं क्या रियल लाइफ की, प्रैक्टिकल लाइफ की, तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास चार्ज जो है वो क्या हो, आपके पॉइंट चार्ज हो। वो इस तरह से आपका लाइंस के ऊपर भी हो सकते हैं, वो इस तरह से आपका सरफेस के ऊपर भी हो सकते हैं, और बहुत सारे तरीके। तो इस गॉस थ्योरम की मदद से हम क्या करेंगे, इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन बड़े ही इजीली कर सकते हैं। तो वो तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जहां पर हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की बात करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस गॉस थ्योरम का जो प्रूफ है वो हम लोगों को यहाँ पर कैसे करना। चलो तो देखते हैं अपन उसको। चलो गॉस थ्योरम का अपन यहाँ पर प्रूव करते हैं। एक स्फेरिकल सिमेट्रिक क्लोज सरफेस के लिए हम लोग प्रूव कर रहे हैं। गॉस थ्योरम हमेशा क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। यहाँ देखो एक हम लोगों ने स्फेरिकल सरफेस लिया जिसका रेडियस कितना है r, और इसके अंदर हम लोगों ने चार्ज रखा कितना, प्लस क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि हमको क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्यों? क्योंकि जब हम गॉस थ्योरम का प्रूव कर रहे हैं तो हम एक्चुअल में किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, फ्लक्स की। और फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। तो हमको ई की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और डी एस, और उसके भी पहले हमको ई और डी एस दोनों की क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। चलो देखते हैं। हमको पता है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, उसके लिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या करती है, हमेशा बाहर की तरफ लगती है। तो लेट्स से कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट एज्यूम करा P, और इस पॉइंट के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होगी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है ना, इसी के ऊपर कहाँ लगेगी, पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ, ये लगा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ds की डायरेक्शन निकालते हैं। ये रहा हमारा क्या, सरफेस, ये हमारा स्फेयर है, इसका सरफेस है। तो इस सरफेस का जो ds होगा वो कहाँ आएगा, देखो इधर आएगा। ds क्या होता है, 90 डिग्री टू द सरफेस। और हमको पता है कि जो रेडियस होती है ना, रेडियस वाली लाइन, वो हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री टू द स्फेरिकल सरफेस। तो ds की डायरेक्शन ई की डायरेक्शन में आ गई। इसका मतलब अगर मैं थीटा की बात करूँ तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है आपका, 0 डिग्री, ठीक है। नाउ इस P पॉइंट के ऊपर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली इज इक्वल टू होता है आपका फोर्स अपॉन में चार्ज। कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो अगर मान लो यहाँ पर मैं एक टेस्ट चार्ज लेकर आऊँ, ठीक है, टेस्ट चार्ज की वैल्यू वैसे तो अपन 1 लेते हैं, बट अभी के लिए अपन ने Q0 ले लिया। तो अगर हम यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं तो उसके ऊपर जितनी फोर्स लगेगी ना इसकी वजह से, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो इसका फॉर्मूला कितना आया था आपका, 1/4πε0 Q
अपॉन में आर का स्क्वायर, चार्ज अपॉन में कितना आर स्क्वायर। किसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिए। तो ये आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। नाउ इन दोनों वैल्यू को, आपका ये जो थीटा एंगल है इसको और इस वैल्यू को अपन उस फॉर्मूले में पुट करके और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। देखो आपका फाई ई इज इक्वल टू, सबसे पहली चीज़ तो डॉट प्रोडक्ट हटा, तो ये हो जाएगा आपका ई डी एस कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट जब हटता है तो क्या आता है आपका कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है, थीटा इज इक्वल टू आपका 0 डिग्री, और 0 डिग्री पर कॉस की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका ई इंटू डी एस। चलो बढ़िया, ठीक है। नाउ इसके अंदर अपन ई की वैल्यू पुट कर देते हैं। ई की वैल्यू कितनी है देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में कितना आर स्क्वायर डी एस, ठीक है। इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है क्लास 11 के अंदर, बेसिक कॉन्सेप्ट। इंटीग्रेशन के अंदर जो भी चीज़ें कांस्टेंट होती है वो क्या हो जाती है बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कांस्टेंट क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही आपका क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। उसके लिए इस अरेंजमेंट के लिए अगर आप देखोगे तो ये चार्ज भी क्या आपका फिक्स है। इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो इसको भी हमने क्या करा बाहर ले लिया। आर जो है इस सरफेस का रेडियस वो भी क्या है आपका कांस्टेंट, क्योंकि एक स्फेयर का जो रेडियस होता है वो हमेशा क्या होता है कांस्टेंट। तो इस आर स्क्वायर को ही बाहर करा, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जो होता है ना वो कितना होता है एक्स। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एस, और एस क्या है दोस्तों यहाँ पर, एस है यहाँ पर सरफेस एरिया। एस क्या है यहाँ पर सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया, इस स्फेयर का। और किसी भी स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, पढ़ते आ रहे हैं ना बचपन से। तो इस सरफेस का जो स्क्वायर आपका जो एरिया है सरफेस एरिया, इसको हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। देखो क्या हो गया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। जो उड़ रहा है उसको उड़ा दो, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए आप 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पर आपका जो फ्लक्स बचा फाई ई वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और यही तो हमको गॉस चाचा ने बोला है, ठीक है। तो गॉस चाचा जो चीज़ हमको बोल कर गए हैं वही हम लोगों ने क्या करा है यहाँ पर प्रूव किया है, ठीक है। बिल्कुल अपने को पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता थी, हम लोगों ने डायरेक्शन निकाली, फॉर्मूले में पुट करा और हमारे पास यहाँ पर क्या है रिजल्ट है। तो ये आपका गॉस थ्योरम है, ठीक है। ये ब्यूटी होती है दोस्तों फिजिक्स की कि हमारे पास चीज़ें जो होती है उसको हम मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, बड़ी आसानी से, बेसिक से कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। एक यूनिफिकेशन करके वर्ड होता है फिजिक्स के अंदर। हम क्या करते हैं ना कि बहुत कुछ बड़ी सी चीज़ें होती है हमारे साथ पास, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको हम किसी एक सिंगल फॉर्मूले की बेसिस पे, किसी एक सिंगल लॉ की बेसिस पे हम चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं ना फ्लक्स की, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सभी एक ही चीज़ की बात कर रही है। और वो एक चीज़ क्या है आपका, दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स, या कह लीजिए कि उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है। फ्लक्स भी आपका उसी की बात कर रहा है, ई भी आपका उसी की बात कर रहा है, बट इनडायरेक्ट वे के अंदर ये चीज़ें हो रही है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि इसका प्रूफ कैसे होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस देखने वाले हैं गॉस थ्योरम की, जहाँ पर हम कूलम्ब्स के लॉ को भी प्रूव करेंगे गॉस थ्योरम की मदद से, ठीक है। और आपने प्रीवियस अगर वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर आप लिंक में जाकर उसको चेकआउट कीजिए, देखिए, समझिए, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि एक लाइन चार्ज है, एक सरफेस चार्ज है, एक वॉल्यूम चार्ज है, तो उसके लिए कैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाए। देखिए फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है, आपके बेसिक जो है वो बड़े क्लियर होना चाहिए। अगर आप चीज़ों को रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, और जहाँ आपने एक भी गलती करी इस पूरे डेरिवेशन में तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो गलत आ जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ रटना नहीं है, हमको सीखना है। तो टाइम दीजिए, ठीक है, टाइम लगता है चीज़ों को, तो टाइम दीजिए, प्रॉपरली पढ़िए, जल्दीबाजी में हड़बड़ाहट में चीज़ों को ना देखिए, और सिंसियरिटी के साथ पढ़िए। मेरा ऐसा मानना है कि चीज़ों को पढ़ने के लिए और प्रॉपरली समझने के लिए सिंसियर होना ज़रूरी है। हम बीच बीच में मजाक मस्ती जब करते हैं ना, आप फिजिकल क्लासेस में ठीक है वो चलता है, बट ऑनलाइन में जब हम देखते हैं बीच में गाना गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। और मेरे हिसाब से जो सिंसियरिटी है, ठीक है, जो फोकस चाहिए वो हम लोगों को नहीं मिल पाता है प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझने में। इसीलिए मैं अपने इस चैनल के अंदर ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बातें करता हूँ, जो भी चीज़ें हैं उसको सीधा सीधा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।